नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा से संबंधित रीड की यूनिट नंबर 2 प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये यूनिट हम 2 पार्टों में कवर करेंगे। तो आज हम इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर आपको वही क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑथेंटिक हैं, परीक्षा में आने लायक महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं या विगत परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न हैं, वो प्रश्न यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। और आप इस चैनल पर और अधिक वीडियो देखने के लिए आप डू योर बेस्ट एंड यू विल सक्सीड चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको सभी प्रकार के क्वेश्चनों की जो क्वेश्चन सीरीज है वो यहाँ आपको प्राप्त होगी। और दूसरा चैनल जो है वो है स्टडी मेंटर। यहाँ पर भी आपको टेस्ट के रूप में क्वेश्चन आंसर उपलब्ध होंगे, जो सभी क्वेश्चन आंसर आपको विश्लेषणात्मक रूप से समझाए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है अधोलिखितम अपठितम पद्यांशम लंबे निम्नलिखिता प्रश्न समाधेया। तो यहाँ एक अपठित पद्यांश आता है, उस पद्यांश को पढ़कर उस पद्यांश से संबंधित व्याकरण के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो वो पद्यांश पढ़ते हैं पहले। न चोर हार्यम न च राज हार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भरकारी वे कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्व प्रधानम। तो यहाँ इस पद्यांश में किसकी चर्चा की गई है? विद्याधनम की। विद्याधनम में अगर अलंकार पूछा जाए तो विद्या रूपी धन, तो ये रूपक अलंकार हो जाता है। और अगर विद्याधन में समास पूछा जाए तो विद्या रूपी धन जो है ये कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ विद्याधनम में कर्मधारय समास और रूपक अलंकार देखने को मिलता है। तो यहाँ विद्या रूपी धन की बात इस पद्यांश में की गई है कि इस विद्या रूपी धन को उन्होंने सर्वप्रधान क्यों माना है? क्योंकि इस विद्या रूपी धन को न तो चोर चुरा सकता है और न ही राजा इन्हें छीन सकता है। न इस विद्या रूपी धन को भाइयों में बांटा जा सकता है और न इस विद्या रूपी धन में किसी प्रकार का कोई भार है। इस विद्या रूपी धन को हम जितना खर्च करते हैं उतना ही ये बढ़ता जाता है। अब इस पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है पद्मेस्मिन सर्वप्रधानम धनम किम। तो इस पद में सबसे अधिक प्रधान धन किसको माना है? भ्रातृ को, राज को, विद्या को या चौर को? तो विद्या धन को सबसे प्रधान माना है। ऑप्शन 3 इसका राइट हो जाएगा। भाइयों में ये विभाजित नहीं होती, राजा इसे छीन नहीं सकता और चोर इसे चुरा नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है उपयुक्त श्लोके अस्मिन किम छंद। तो उपयुक्त जो श्लोक है उसमें कौन सा छंद है? तो यहाँ छंद की बात की है। इंद्रवर्जा, उपेंद्रवर्जा, उपजाति या फिर वंशस्थ। तो इस उपयुक्त श्लोक में जो छंद है वो है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा की पहचान क्या होती है कि इसमें जगण, तगण, जगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इस प्रकार इसमें एक जगण, एक तगण और फिर जगण। तो 9 वर्ण तो ये हो गए, 2 गुरु अंत में हो गए। इस प्रकार इसमें प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। तो उपेंद्र वज्रा की पहचान यही होती है। अब हम आगे वाले वीडियो में ये जगण, तगण और जगण ये क्या होते हैं ये आगे वाले क्वेश्चनों में आपको बताएंगे। और जो इंद्र वज्रा है इसमें क्या होता है? इसमें 2 तो तगण होते हैं, एक जगण होता है और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इसमें कुल कितने वर्ण हो जाते हैं? 2 तगण, 6 वर्ण इसके, 1 जगण, 3 वर्ण इसके, 6 3 9 और 2 गुरु। तो इसमें भी 11 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो इसमें हे
कृष्ण में 2 हैं, तो हे कृष्ण 1 है, तो 3 वर्ण तो ये हो गए। गोविंद में भी 3 हो गए, हरे मु तक 3 हो गए, और रारी अंत में 2 गुरु हो गए। इस प्रकार ये इंद्रवज्रा छंद का उदाहरण है। फिर है उपजाति। उपजाति छंद में क्या होता है, ये इंद्रवज्रा व उपेंद्र वज्रा, पहले और दूसरे इन दोनों का मेल ही उपजाति छंद होता है। इसका उदाहरण है ये सामने विद्या ने तपो ने दानम, तो ये इसका उदाहरण है। ये इन दोनों रूपों का मेल है। वंशस्थ में क्या होता है, वंशस्थ में 12 वर्ण होते हैं, और इसमें जो 12 वर्ण होते हैं वो 4 गणों से संबंधित होते हैं। 4 गण कौन से होते हैं, जगण, तगण, जगण और रगण। इस प्रकार इन 4 गणों में 12 वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है भवंती, नम्रास्तवरब, फलोदगम, तो ये वंशस्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 3 है भाज्यम इत्यत्र कह प्रत्यय। तो भाज्यम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। कयप, लयप, यत या फिर टाप। तो भाज्यम शब्द में जो प्रत्यय है वो है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय में जो ये है वो शेष रहता है, और ये क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। श्रु से सर्वम, ज्ञा से ज्ञेयम, जन से जन्य, गद से गद्य, तो ये प्रत्यय से बने हैं। सभी में यत प्रत्यय जुड़ा है। और जो कैप प्रत्यय है ऑप्शन 1 वाला, उसमें भी ये शेष रहता है। जैसे स्तु से स्तुत्य बन गया। और फिर जो लय प्रत्यय है इसमें क्या होता है, इसमें भी ये शेष होता है। जैसे वी धन हा का हो जाएगा वी हाय, और अनु धन क्रय से बन जाएगा अनुकृत्य। आ धन गम, आगे इसमें लय प्रत्यय जुड़ जाने पर ये आगम में हो जाएगा। सम धन दृश्य में लय प्रत्यय जुड़ने पर ये संदृश्य हो जाएगा। प्रय धन आप में लय प्रत्यय जुड़ने पर ये प्राप्य हो जाएगा। फिर आगे है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में क्या होता है, इसमें आशेष होता है। जैसे अज धन टाप, तो इसे अजा बन जाएगा। कृष्ण धन टाप से कृपण धन टाप से कृपणा बन जाएगा। नायक धन टाप से नायिका बन जाएगा। इसके अंत में आ की ध्वनि आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हार्यम अत्र कह प्रत्यय। तो हार्यम जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है, कयप, लयप, नयत और तल। तो हार्यम शब्द में जो प्रत्यय है वो है नयत प्रत्यय। नयत प्रत्यय में क्या होता है, इसमें भी ये शेष रहता है, और ये क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ध्री धन नयत से धार्यम बना, हन धन नयत से हत्यम बना। फिर कयप जो प्रत्यय है, कयप का पहले हो चुका है और लयप भी हो चुका है। तल जो प्रत्यय है इसमें तय शेष रहता है, और ये स्त्रीलिंग शब्दों में प्रयुक्त होता है। जैसे बंधु धन तल से बंधुता बन गया, कवि धन तल से कविता बन गया। फिर आगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं, उन तथ्यों को हमें देख लेते हैं, वो भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो कत में कत जो प्रत्यय उसमें तय शेष रहता है, और ये क्रमवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है, और ये भूतकाल से संबंधित है। जैसे नम धन कत से नत बना, रच धन कत से रचित बना, हरिणा वैकुंठ अधिष्ठित, ये क्या है, ये क्रमवाच्य है। हरि वैकुंठम अधिष्ठित, ये कौन सा वाच्य है, ये पहले वाला तो क्रमवाच्य है, हरिणा है वैकुंठ है अधिष्ठित, और दूसरा हरि है वैकुंठम अधिष्ठित, ये जो है ये कर्तृवाच्य है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्रमवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है, तो ये
यहाँ आपको दे रखा है ये कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने पर यह शब्द किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं। फिर आगे है सत्री में जो सत्री प्रत्यय होता है उसमें अच शेष रहता है। विशेषण कैसे बनता है, इसमें गम में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो गच्छत हो जाएगा, कृष में सत्री प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये कर्षते हो जाएगा। कत्वतु जो प्रत्यय उसमें त्वच शेष रहता है और ये कर्तृवाच्य में प्रयुक्त होता है। भूतकाल में इसके शब्द कैसे बनेंगे, गम धन कत्वतु, इसका बन जाएगा गतवान। रच धन कत्वतु रचित वान। सानच में जो सानच प्रत्यय है उसमें आन शेष रहता है और ये वर्तमान काल में इसके रूप कैसे बनेंगे, वर्ध धन सानच वर्धमान, सी धन सानच श्यान है। और घय प्रत्यय में अशेष रहता है, इसमें प्र धन हरि धन घय तो इसे प्रहार बना। मोह धन घय से मोह बना, युद्ध धन घय से योग बना, रम धन घय से राम बना। फिर अनियर प्रत्यय में अनिय शेष रहता है, जैसे करी धन अनियर इससे बन जाएगा करणीय। नृत्य धन अनियर से नर्तनीय बन जाएगा। क्रोध धन अनियर से क्रोधनीय बन जाएगा। फिर कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और ये भूतकाल में इसके रूप बनते हैं खाद धन कत्वा खादित्वा, गम धन गत्वा से गत्वा, पुज धन कत्वा से पूज्यत्वा बन गया। फिर आगे है तरप में, तरप जो प्रत्यय है उसमें क्या शेष रहता है, उसमें तर, और तपम प्रत्यय में तम शेष रहता है। तो तरप और तपम प्रत्यय दोनों यहाँ एक साथ बताए गए हैं। श्रेष्ठ तर इसमें तरप प्रत्यय लगा है और श्रेष्ठतम में तपम प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मतुप में मत और वत शेष रहता है, जैसे हनुमान इसमें मतुप प्रत्यय लगा है। स्पर्शवान में भी मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। फिर है आगे समास। अव्ययी भाव समास जो है इसमें क्या होता है, इसमें उप नदी ये इसका उदाहरण है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। नद्या समीपम इसका विग्रह हो जाएगा। सुविद्यम इसका विग्रह हो जाएगा विद्या समृद्धि। निर्जीवम का हो जाएगा जीवानाम। अनुजनम हो जाएगा जनस्य पश्चात। ये अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसके उदाहरण है ग्राम गतः मतलब ग्रामम गतः इति। विद्याहीन का हो जाएगा विद्याहीन। पाठशाला का हो जाएगा पाठायशाला। स्वर्ग पतित का हो जाएगा स्वर्गात् पतित है। नरपति का हो जाएगा नृणापति है। फिर आगे है क्रमधार्य समास। क्रमधार्य समास में क्या होता है कि इस समास में विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया जाता है, उपमेय उपमान का प्रयोग किया जाता है। महाराज का विग्रह हो जाएगा महान च असो राजा। कुपुत्र का हो जाएगा कुत्सित पुत्र। चंद्रमुखम का हो जाएगा चंद्र इव मुखम। पिता पितम का हो जाएगा पितम च ए पितम। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक होता है, जैसे दशाननम दशानाम आननाम समारोह इति। दशाननम हो जाएगा तब तो ये द्विगु समास है। शताब्दी शतानाम अब्दाम समारोह इति। सप्ताह सप्तानाम अन्नाम समारोह इति। फिर द्वंद्व समास में क्या होता है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। सीतारामो सीताश्च रामश्च उमाशंकरो उमाच शंकरश्च इति। शब्दार्थो शब्दश्च अर्थश्च अष्टाविंशति अष्टौ च विंशति च। फिर बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर कोई तीसरा अन्य अर्थ निकलता है। नीलाम्बरम का हो जाएगा नीलानी अम्बराणी यस्य सह, तो ये राम के लिए प्रयुक्त हुआ है।
चंद्रमौली है, चंद्र मौल्याम यस्य सह, ये शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या क्वेश्चन है कि भ्रातृभाज्यम इत्यत्र कै समास है। तो इस पद में कौन सा समास है, अव्ययीभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। तो इस भ्रातृभाज्य में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अव्ययीभाव समास का उदाहरण है अध्यात्मन, इसका विग्रह हो जाएगा आत्मनि इति। और द्वंद्व समास का उदाहरण है अहर्निशम, इसका हो जाएगा अहन च निशा च तयोः समाहार। और बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा अपुत्र है, अविद्यमान है, पुत्र यस्य सह। क्वेश्चन नंबर 6 है विद्याधनम इत्यत्र कह समास है। तो विद्याधनम में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या द्वंद्व। तो विद्या रूपी धन, इसमें कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। विद्या एवं धनम, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तत्पुरुष समास का उदाहरण है काकबली, काक्यभ्य बलि। और जो द्विगु है उसका उदाहरण हो जाएगा त्रिभुवनम। और द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा सुख दुखी। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्धते शब्द से किम लकार है। तो यहाँ वर्धते जो शब्द है, जो पद है, उसमें कौन सा लकार है, लट, लोट, लृट या फिर लंग। तो इसमें लट लकार का प्रयोग किया गया है। लट लकार में ये जो वर्धते है, ये प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। लोट जो है, ये लोट लकार में इसका रूप हो जाएगा वर्धताम, प्रथम पुरुष एक वचन में। और लट लकार में के प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप हो जाएगा वर्धिष्यति। और लंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में इसका रूप हो जाएगा अवर्धत। क्वेश्चन नंबर 8 है विद्या शब्द से किम लिंग। इस विद्या शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। तो विद्या दी जाती है या ग्रहण की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है षडानन है अत्र संधि विच्छेद। तो षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा, षट धन अनन, षड धन आनन, षट धन आनन है और षड धन अनन। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा षट धन आनन है। इसमें ट जो है वो अपने वर्ग का तीसरा रूप बन जाएगा, तो ट का इसमें ड बन जाएगा। तो ये षड धन आनन होकर षडानन इसका रूप बन जाता है। और ये जसत्व व्यंजन संधि है। इस जसत्व व्यंजन संधि में क्या होता है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, तो यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ट है और वो किसमें बदलेगा, अपने वर्ग के तीसरे में बदलेगा। तो ट वर्ग के टैट है, ड तीसरा है, तो ट जो है वो तीसरे में बदल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जरा मरणम अत्र समास है विग्रह। तो जरा मरणम में कौन सा इसका समास विग्रह क्या होगा, जरा मरणम इति, जरा मरण च जरा मरण या जरा च मरणम च। तो इसका विग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जरा च मरणम च। सौजन्यजन कौ ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। कव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ये एक उक्ति है। तो उक्ति से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, सूक्तियाँ जो आती हैं उससे संबंधित प्रश्न है। इसमें ये गच्छति जो है ये खलिस्तान में प्रयुक्त हुआ है। दंडिन है पदलालित्यम माघे संति है त्रय है गुणा। तो त्रय जो है ये खलिस्तान में प्रयुक्त होता है। 11 नंबर क्वेश्चन, धनम बिना कार्य न चलती। इस वाक्य में किस कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है पूछा है। तो इसमें 3 ऑप्शनों की कारक विभक्तियों में इसका प्रयोग होता है, द्वितीया, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी। तो धन बिना जो शब्द है इसका प्रयोग द्वितीया,
पंचमी और तृतीया इन तीनों विभक्तियों में होता है, मगर इसमें पूछा है नहीं होता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति में बिना शब्द का प्रयोग नहीं होता। भिक्षुकाय वस्त्रम यच्छति, ये जो उदाहरण है ये चौथी विभक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। पृथक नाना शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति लगती है कि पृथक और नाना शब्द जब वाक्य में आ जाते हैं तब तृतीय विभक्ति आती है। 11 नंबर क्वेश्चन है नदीषु गंगा पवित्रतमा वर्तते, कि नदियों में गंगा सबसे पवित्र नदी है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, संप्रदान, करण। तो इसमें में आया है तो में पर जो है वो अधिकरण कारक के चिन्ह है। अपादान में अलग होने का बोध होता है, इसमें से भाव प्रयुक्त होता है। संप्रदान में आता है के लिए, तो इसमें सेकेंड ऑप्शन राइट है। तो ये करण कारक है, ये साधन के लिए प्रयुक्त होता है। से या के द्वारा इसके चिन्ह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित विकल्पों में से तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ तद्धित प्रत्यय बताना है। गंतुम, श्रीमान, चतुरा, सर्वे। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है श्रीमान शब्द में। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। श्री, धन, मतुप, इसमें मतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। मतुप में मत शेष रहता है। और जो गंतुम है ये कृदंत प्रत्यय है, इसमें गम, धन, तुमुन, और इसमें तुम शेष रहता है। और जो चतुरा है ये स्त्री प्रत्यय है, इसमें चतुर, धन, टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया। ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें आशेष रहता है। तो यहाँ तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगता है, और कृदंत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, और चतुरा टाप प्रत्यय जो है वो पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाते समय लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आम्रफलम मधुरम अस्ति। आम्रफलम मधुरम अस्ति, इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? तो आम्रफलम, अस्ति, मधुरम, सर्वे। तो विशेष्य पूछा है। विशेषण तो होता है विशेषता बताने वाला, और विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? आम्र फल की। ऑप्शन 1 इसका राइट हो जाएगा। मधुरम जो है ये विशेषण है, और अस्ति जो है ये इसकी क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 14 है सरोवरे स्वल्पम जलम अस्ति। तो यहाँ सौर इत्यत्र पदम किम विशेषण रूपम अस्ति, यहाँ विशेषण पूछा गया है कि कौन सा रूप है? गुणवाचक विशेषण है, या परिमाणवाचक है, या फिर संख्यावाचक है, या सर्वनामिक है? तो यहाँ कौन सा विशेषण है? तो इसमें परिमाणवाचक विशेषण का बोध होता है। परिमाणवाचक में मापतोल का बोध होता है। तो यहाँ स्वल्प मतलब थोड़ा जल, तो ये जल की मात्रा बता रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें मापतोल का बोध होता है। जैसे 12 मील, इसमें दूरी का बोध हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है खगा। खगा है, वासोपेता है, सलिल, मौगाडो मुनि जन है। उक्त उदाहरण छंदस नामस्ति। तो इस उदाहरण में कौन से छंद का प्रयोग किया गया है? मंदाक्रांता छंद, शार्दूल विक्रीडितम छंद, शिखरणी छंद, या वसंत तिलका। तो इसमें शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। शिखरणी छंद की पहचान क्या होती है? इसमें 17 वर्ण होते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसमें 17 वर्ण हैं क्या। 2, 4, 6, 3, 9, 4, 13, 14, 15, 16, 17। तो वर्ण तो 17 हो गए। फिर इसकी पहचान और कैसे की जाती है? सबसे पहले ये गण में ये, मा, ता। तो ये 3 गण होते हैं, लघु, गुरु, गुरु। तो इसमें ख लघु, गा गुरु, वा गुरु। तो ये पहला ये गण है। दूसरा मगण। मगण में क्या होता है? मा, ता, रा। तो इसमें तीनों ही क्या होते हैं? गुरु होते हैं। तो आगे सो, पे, ता तीनों ही गुरु हैं। इसी प्रकार ये गण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। अंत में लघु है, और
विसर्ग युक्त जो होता है वो गुरु होता है। तो इस प्रकार ये 17 वर्ण इसमें प्रयुक्त हुए हैं। फिर जो मंदाक्रांता है इसमें भी 17 वर्ण प्रयुक्त होते हैं। इनमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले मगन आता है, मतलब तीनों दीर्घ आते हैं। तो तीनों दीर्घ जिसमें आते हैं वो मंदाक्रांता, और पहला लघु और बाद में 2 गुरु आते हैं वो शिखरणी। तो इसमें यगण पहले आता है और इसमें मंदाक्रांता में मगन पहले आता है। फिर जो शार्दूल विकीर्णम है इसमें 19 वर्ण होते हैं। सबसे पहले इसमें भी क्या आता है, मगन आता है, मतलब 3 गुरु आते हैं, मगन सगण जगण सगण और अंत 2 तगण और अंत में 1 गुरु। इस प्रकार इसमें 19 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। सबसे पहले तगण, फिर बगण, फिर 2 जगण और अंत में 2 गुरु। फिर आगे कुछ और छंद हैं। द्रुत विलंब जो छंद है उसकी पहचान कैसे होती है, इसमें 12 वर्ण होते हैं। नगण, भगण, भगण, रगण, ये 4 इसमें गण होते हैं। प्रत्येक गण में 3 वर्ण होकर ये 12 वर्ण आ जाते हैं। और यह जो मात्रिक छंद है उसकी पहचान क्या होती है, इसके 4 चरण होते हैं। विषम चरणों में 12 मात्राएं और सम चरणों में किसी में 18 और किसी में 15 मात्राएं। भुजंग प्रयास छंद में क्या होता है, इसमें 4 यगण होते हैं। 4 यगण होने से इसकी 12 मात्राएं हो जाती हैं। मालिनी छंद में 2 नगण, 1 मगन और 2 यगण, इस प्रकार इसमें 5 गण हो गए और सभी में 3-3 वर्ण होकर ये 15 वर्ण हो गए। स्नग्धरा छंद में क्या होता है, मगण, रगण, भगण, नगण, ये गणों का क्रम है और इसमें अंत में 3 यगण होते हैं। इस प्रकार ये 4 गण ये और 3 गण ये 7 गण हो गए। 7 गण में कितने वर्ण, 3-3 वर्ण, तो ये 21 वर्ण इसमें हो गए। अनुष्टुप छंद में क्या होता है, इसमें 8 वर्ण होते हैं और इसमें जो 5वां वर्ण होता है वो हमेशा लघु होता है और 6ठा वर्ण जो होता है वो गुरु होता है। तो 5वें 6ठे वर्ण की पहचान ये होती है अनुष्टुप छंद में। इसी के साथ आज का ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के पार्ट नंबर 2 में इसके आगे के क्वेश्चन हम डालेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।